हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 23 मानव श्वसन तंत्र चल रहा था, जिसमें आज हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं श्वसन, कृत्रिम श्वसन और श्वसन से संबंधित रोग। जैसा कि हर एक सिस्टम में हम जानते हैं, फिजियोलॉजी में जब हम उसकी कार्य प्रणाली और उसकी संरचना को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंत में उससे संबंधित डिजीज या डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। और यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो आज ध्यान से समझेंगे कि आज हम जो लेकर आए हैं कृत्रिम श्वसन और श्वसन से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कृत्रिम श्वसन की, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो जब हमारे दिमाग में आती है बात कृत्रिम श्वसन की, तो आखिर आवश्यकता कब होती है कृत्रिम श्वसन की। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि कोई भी जीव है उसको 24 घंटे श्वसन क्रिया चाहिए, या ऑक्सीजन उसे 24 घंटे लगातार क्रियाओं को करने के लिए सुचारू रूप से ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन हम जानते हैं श्वसन क्रिया द्वारा शरीर में अंदर प्रवेश करती है। तो जब ये नॉर्मल श्वसन, सामान्य श्वसन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब किसी कारण से नहीं हो पाता है, तब हमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कृत्रिम श्वसन कब दिया जाता है, तो आवश्यकता पड़ती है उसकी जब हृदय गति चालू हो और श्वास रुक जाए। ध्यान रखना, हृदय गति चालू हो लेकिन श्वास रुक जाए, तो ऐसे में हमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। अब वो परिस्थितियां कोई सी भी हो सकती हैं, यानी सबसे पहली बात ये समझना है कि किसी भी प्राणी की, यदि मान लीजिए हमें लगे कि उसकी हृदय की धड़कन लगातार चल रही है, यानी उसका ब्लड सप्लाई है पूरी बॉडी में, लेकिन उसकी जो श्वास गति है वो रुक गई है किसी कारण से, तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसे कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं जब ये स्थिति आती है कि हमें कृत्रिम श्वसन देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि कोई दुर्घटना होती है, कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए पानी में डूब जाता है कोई व्यक्ति, कोई प्राणी पानी में डूब गया है, तो उस समय भी ये स्थिति आ सकती है कि उसकी अचानक से श्वसन दर रुक सकती है। इसके अलावा गैसीय अविषालुता, गैसीय अविषालुता से तात्पर्य है यानी गैसीय टॉक्सिसिटी, यानी कई बार गैस जो विषैली गैसें होती हैं, खासतौर से जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, या जैसे हमने कहा कि एक बार 1984 में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो उस समय लगभग 1,500 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे दम घुटने के कारण। तो ये ऐसी गैसें हैं जिनसे अचानक से श्वास गति रुक जाती है। या विद्युत प्राघात, अर्थात कई बार जैसे मान लीजिए मशीनों से काम करते हैं तो करंट लग जाता है, विद्युत प्राघात, या अन्य कोई परिस्थिति। तो ये परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति या प्राणी की स्थिति हो सकती है कि हृदय गति चालू हो लेकिन उसकी श्वास गति रुक जाए। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि अब उसे कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता है, उसे आर्टिफिशियल श्वसन देना है। अब ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल देने की विधि क्या है और उसकी क्या मतलब जिसे कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य हम जानते हैं, जाहिर सी बात है कि उसे नॉर्मल श्वसन क्रिया में लाना और व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ श्वसन केंद्र जो होते हैं, जो श्वसन केंद्र होते हैं उनको सक्रिय कर श्वसन दर को सामान्य करना।
यानी हमारे जो मस्तिष्क में श्वसन केंद्र होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, मस्तिष्क के अंदर अपने श्वसन केंद्र होता है जहां वो निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, वो ऐसी परिस्थितियों में निष्क्रिय हो जाता है जिसके कारण श्वास दर हमारी रुक जाती है। तो हमें, हमारा जो उद्देश्य है कृत्रिम श्वसन का वो ये है कि कृत्रिम जो श्वसन केंद्र है उनको सक्रिय करना और श्वसन दर को सामान्य बनाना, जिससे व्यक्ति की यानी हम प्राणों की रक्षा कर सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। अब बात आती है विधि की। तो स्टूडेंट्स, जब हम विधि की बात करते हैं तो कृत्रिम श्वसन की जो विधि है उसको हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। केवल जो ट्रेंड, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और जो व्यक्ति पूरी तरह से ट्रेंड होता है, प्रशिक्षित होता है, वो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार यानी कृत्रिम श्वसन दे सकता है। तो क्या है विधि इसकी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन विधि है वो है मुख से मुख विधि। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कृत्रिम श्वसन की वो कौन सी विधि है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं? तो मुख से मुख विधि, ठीक है। इसको हम मुख श्वसन विधि भी कहते हैं, इसको हम मुख श्वसन विधि भी कहते हैं, मुख से मुख विधि या मुख श्वसन विधि। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम इसको यानी कृत्रिम श्वसन को देते हैं। तो सबसे पहले जो रोगी होता है यानी जिसको हमें श्वसन देना है कृत्रिम, उसको सीधा लेटा देंगे। ओके, उसको सीधा लेटा देंगे और उसकी गर्दन को यहाँ से पीछे से यानी उसको इस तरह से ऊपर खींचेंगे और जो श्वसन मार्ग है ये जो है सीधा हो जाना चाहिए। गर्दन जो है उसको यानी ऐसा हो कि उसका श्वसन मार्ग सीधा हो जाए, जिससे क्या होगा कि वायु आसानी से जा सके और बाहर निकल सके। उसके बाद क्या करते हैं, रोगी की नाक को बंद कर देते हैं, रोगी की नाक को बंद कर लेते हैं और उसके मुख में क्या करते हैं, जोर से वायु भरते हैं। जो कृत्रिम श्वसन देने वाला व्यक्ति है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाएगा और उसके मुख पे अपना मुख इस प्रकार रखेगा कि एयर टाइट हो जाए और फिर जोर से फूंक जो है उसमें उसके फेफड़ों में अंदर भरी जाती है, या यूं कह सकते हैं हम कि ज्वारीय आयतन जो है वो उसके यानी फेफड़ों में भरा जाता है। तो 1 मिनट में इसकी जो दर है वो लगभग 12 बार होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं सवातन की क्रिया 1 मिनट में लगभग 12 से या 15 से लेकर हमने कहा 20 तक हो सकती है। तो हम जो है लेके चलते हैं कि कम से कम 1 मिनट में 12 बार ये हवा जाए और फिर उसको हम रिलैक्स यानी मुंह को हटा लेंगे और फिर जो है वो उच्च श्वसन यानी अपने आप हवा बाहर आ रही है कि नहीं और वो उसका निरीक्षण करेंगे, यानी उच्च जो वसन है उसकी जांच करेंगे। हम जानते हैं कि अंदर हवा देना ऑक्सीजन को वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, अंतः श्वसन, और जब बाहर निकलती है तो उसको कहते हैं बहिश्वसन। तो इन दोनों क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, सवातन कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि हम उसके रोगी के जो है मुख में हवा भरेंगे और 1 मिनट में लगभग 12 बार इस तरह से ज्वारीय आयतन भरेंगे और फिर छोड़ेंगे, भरेंगे और उसको रिलैक्स कर देंगे। साथ ही साथ उसकी जो यानी चेस्ट है उसको भी दबाया जाता है, चेस्ट को भी दबाया जाता है उसी दर से जिस प्रकार हम हवा अंदर दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो सामान्य स्थिति में आने लगेगा और उसकी श्वसन दर जो है वो स्वतः ही चलना प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रकार से यदि मान लीजिए ऐसा ना हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए। लेकिन ये प्राइमरी जिसे हम कहते हैं कृत्रिम श्वसन, हम उसे शुरुआती परिस्थितियों में उसको खतरे से बचा सकते हैं और उसकी सामान्य दर को वापस ला सकते हैं। आजकल जो है इसके लिए वर्तमान में यांत्रिक उपकरण आ रहे हैं, तो आज बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है हमारा जो मेडिकल जो है डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसे ऐसे उपकरण आ गए हैं कि वो यानी कृत्रिम रूप से श्वसन को स्वतः ही देते हैं, उसमें आदमी की जरूरत नहीं होती है और रोगी को हम बचा लेते हैं। तो इस प्रकार जो कृत्रिम श्वसन है वो फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में दिया जाता है जब व्यक्ति की हृदय गति चालू हो और श्वास रुक जाए, और ये परिस्थितियां होती हैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया या पानी में डूब गया, करंट लगने से या कोई अन्य गैसीय अविषालुता के कारण ये परिस्थितियां आ जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी आपने देखा होगा कि गैस रिसाव हो गया और लोग जो है जगह जगह और दम घुटने से
जो है बेहोश हो गए थे। तो ऐसे में ये कृत्रिम श्वसन आवश्यक होता है। तो उद्देश्य क्या है इसका कि श्वसन केंद्रों को सक्रिय करना और जो है श्वसन की दर को सामान्य बनाना और रोगी को यानी उसके प्राणों की रक्षा करना। तो हमने विधि की जो बताया कि मुख से मुख विधि जो होती है उससे हम जो है रोगी को लगातार जो है ज्वारीय आयतन 1 मिनट में लगभग 12 बार उसके जो है मुख में हवा भरते हैं और फिर उसको उच्च वसन की जांच करते हैं और इस प्रकार जो है उसको नॉर्मलाइज करते हैं ताकि उसके प्राण बच सकें। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि ये जो है कृत्रिम श्वसन वही व्यक्ति दे सकता है जिसको प्रशिक्षित किया गया हो और जो है वो पूरी तरह से ट्रेंड हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए स्थिति फिर भी अगर हमें लगता है तो हमें डॉक्टर के पास उसको तुरंत ले जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आखिर श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि कॉमन है, हम सभी जानते हैं, अस्थमा, जिसको दमा भी कहते हैं, अस्थमा या दमा। जैसे अभी चला आ रहा है कि भाई एस्थमेटिक जो पेशेंट है उनको वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उससे सबसे ज्यादा खतरा है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो कोरोना है वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है और अस्थमा जो है ये भी श्वसन से संबंधित रोग है और इसमें एलर्जी, इसे हम एलर्जी का रोग भी कहते हैं। एलर्जी किसके कारण है, परागकण हो या धूल हो, ठीक है, या धुआं हो, अत्यधिक ठंड हो, धूम्रपान, इस प्रकार की जो बाह्य जिसे हम कहते हैं उद्दीपन कह सकते हैं उनके द्वारा एलर्जी होती है और उस एलर्जी के कारण जो है ये धीरे धीरे अस्थमा रोग यानी बन जाता है। अस्थमा रोग में होता क्या है कि जो फेफड़े होते हैं उसमें अंदर से जो वायु कूपिकाएं हैं, साथ में हमने कहा कि श्वसनियां होती हैं, बारीक नली श्वसनियां जो है वो उनका जो जिसे कहते हैं नली है वो सक्रिय हो जाती है, वो नैरो हो जाती है और उससे क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ सीटी की सी आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है, सांस लेता है जब रोगी। और ये बहुत ज्यादा ठंड में ऐसे व्यक्तियों को निकलने में अस्थमैटिक आघात यानी जिसे हम कहते हैं अस्थमैटिक अटैक भी हो सकता है। तो ये जो है एक एलर्जी का रोग है। तो इसमें व्यक्ति को या रोगी को जो है जो एलर्जी कारक है उनसे अपने आप को बचा के रखना होता है। नेक्स्ट है श्वसनी शोथ, जिसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। तो श्वसनी शोथ जो है उसमें श्वसनियां जो होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें सोइलिंग आ जाती है और इस सोइलिंग के कारण क्या होता है कि अंदर जो श्लेष्मा, हम जानते हैं कि इसकी जो उपकला है वो श्लेष्मीय उपकला होती है, तो उसमें श्लेष्मा का स्राव होता है, ज्यादा मात्रा में श्लेष्मा बनता है तो कफ आता है। और कफ कैसा आएगा, हरा पीला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हरा पीला कफ आता है और खांसी आती है, रोगी को बार बार कफ आता है। और ये जो है ज्यादातर जो धूम्रपान करते हैं, सिगरेट या इस तरह का कोई भी धूम्र या धुएं के संपर्क में रहते हैं तो उनके अंदर जो श्वसनियां होती है उनमें जैसे ही धुआं अंदर जाता है तो वो धुआं अंदर वहां जाकर उसमें यानी श्लेष्मा को जो है उद्दीपित करता है और ज्यादा श्लेष्मा वहां से सीक्रेट होता है और वो हरे पीले रंग का कफ बनाती है। ये ब्रोंकाइटिस की पहचान है और इसके लिए जो है एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट जो रोग है वो है वात स्फीति, जिसको एम्फाइसेमा कहते हैं। वात स्फीति, एम्फाइसेमा। वात का मतलब यहाँ पर अर्थ आ रहा है वायु, एयर। वात का मतलब क्या होगा, एयर। तो यहाँ से जब हम इसका शब्दार्थ समझे इस रोग का, तो होता क्या है, इसमें फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाती है और श्वसन का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। जब प्रत्यास्थता कम हो गई फेफड़ों की तो श्वसन लेने में, सांस लेने में कठिनाई होती है और जब कठिनाई होती है तो हम जानते हैं यहाँ पर जब खास तौर से इसमें जब उच्च वसन होता है
यानी आपने अंत्य श्वसन लिया और जैसे ही उच्च श्वसन करेंगे तो बाहर पूरी वायु नहीं निकल पाती है, कुछ वायु अंदर ही रह जाती है फेफड़ों में, तो वायु यहाँ पर भरी रह जाती है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया वात स्फीति। स्फीति का मतलब होता है, जैसे टारगेट अपन पढ़ेंगे उसमें जल के अंदर जब हम परासरण क्रिया पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे दो स्थितियां होती हैं, स्फीति अवस्था होती है, फूली हुई अवस्था, एक होती है जो है शलथ अवस्था। तो जब फेफड़े वायु के कारण क्या होगा, इसमें वायु भरी रह जाती है उच्च श्वसन के बाद भी, तो वो जो है पेनफुल होता है। और ये भी जो है ज्यादातर धूम्रपान जो है करने वाले उनको ज्यादा होगा, क्योंकि डैमेज हो जाएंगे अंदर से। हम जानते हैं कि जब कोई भी धूम्रपान करता है व्यक्ति तो छोटी छोटी एयर एलॉय जो होती है, यानी वायु कूपिकाएं हैं, हमने बात की कि हमारे फेफड़ों में लगभग दोनों में मिला के 30 यानी टोटल 60 करोड़ वायु कूपिकाएं, और उनकी झिल्ली बहुत पतली होती है, और वो वहां पर जब एयर का वेंटिलेशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां आप जाकर धुएं यानी कार्बन को, यानी उसके अंदर कार्बन छा जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा कि जो है सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये जो है इसका उपचार के लिए ब्रोंकोडायलेटर, एक ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है ये समझ लीजिए, ब्रोंकोडायलेटर दवाओं का उपयोग करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर हम जानते हैं जिनको सांस लेने में परेशानी है, या वात स्फीति रोग है, या दमा वाले जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए एक छोटा सा एपरेटस दिया जाता है, जिसमें दवा को डाल के कैप्सूल को, और उसको सांस से खींचा जाता है, हवा से खींचा जाता है, डायरेक्ट जो है जो दवा होती है वो सीधी इनटेक यानी अंदर फेफड़ों में जाती है, तो उसको हम ब्रोंकोडायलेटर दवाएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया हम जानते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई नाम के बैक्टीरिया होते हैं, और वो जो है फेफड़ों में इन्फेक्शन करते हैं, जिसके कारण निमोनिया रोग होता है। और निमोनिया में हम जानते हैं कि फेफड़ों में कफ जमा हो जाता है, श्लेष्मा ज्यादा बनता है, और जिससे कारण सांस लेने में दिक्कत आती है। खास तौर से छोटे बच्चों को ये ज्यादा होता है, तो उनको ऐसे में जो है हम भाप देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है यानी गर्म भाप देने से और फेफड़ों को जो है रेस्ट दिया जाता है, जिससे जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, और एंटीबायोटिक दवाइयां भी इसमें दी जाती है, और इसके संक्रमण को कम किया जाता है। नेक्स्ट है फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर। तो ये भी एक प्रकार से जो कैंसर का प्रकार है, कैंसर किसी भी शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जब हम मानव रोग पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं फेफड़ों का कैंसर, अर्थात लंग्स के अंदर भी क्या होता है कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन्हें हम कैंसर जन्य कारक, उनके कारण कैंसर क्रिएट होता है। यहाँ पर जो लोग धूम्रपान ज्यादा करते हैं, तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, हमने देखा जो लोग गुटखा या तंबाकू चबाते हैं उनमें मुंह का कैंसर होता है। इसी प्रकार जो लोग धूम्रपान से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, यानी धुएं के साथ में तंबाकू को ले रहे हैं, चाहे वो बीड़ी के रूप में ले रहे हैं, चाहे सिगरेट के रूप में ले रहे हैं, चाहे कोई भी हुक्का, कोई भी जो है इस प्रकार से अगर धुएं का सेवन आप कर रहे हैं यानी धूम्रपान कर रहे हैं, तो उसमें कैंसर जन्य कारक होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं। जैसे तंबाकू में निकोटीन होता है हम जानते हैं, और वो कैंसर कारक होता है, जिसे हम कार्सिनोजिन कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। कार्सिनोजन यानी कैंसर कारक। तो उससे हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें कार्सिनोजिन होते हैं, और वो सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनियंत्रित कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है, और उसी के कारण किसी भी हिस्से में कैंसर बनता है। तो यहाँ लंग्स के अंदर धूम्रपान के कारण कैंसर यानी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है हमने देखा कि श्वसन संबंधित रोग एक बार फिर से देखते हैं। अस्थमा जो कि एलर्जी का रोग है, ठीक है, किसी भी परागकण, धूल, मिट्टी, ठंड या धूम्रपान से हो सकता है। इसमें सीटी की एक आवाज आएगी श्वसन में।
वायु जो नलिकाएं हैं, श्वसनीय हैं, वो बहुत सक्रिय हो जाती हैं, तो वायु का आदान प्रदान बाधित होता है। श्वसनीय शोथ ब्रोंकाइटिस, तो यहाँ पर सूजन आती है श्वसन नलियों में, और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, हरा पीला कफ आता है, और इसके लिए एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। वात स्फीति, तो यहाँ पर उच्च श्वसन के बाद भी वायु रुकी रह जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों की इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता कम हो जाती है। हम जानते हैं हमारे फेफड़े इलास्टिक सिटी का गुण रखते हैं, यानी वो फैल भी सकते हैं और यानी संकुचित भी हो सकते हैं, तो वो गुण कम हो जाता है। निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो है बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, जबकि फेफड़ों के कैंसर में क्या होता है, धूम्रपान से, कैंसर जन कारकों से कैंसर होता है फेफड़ों का। तो इस प्रकार ये श्वसन से संबंधित रोग हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है मानव श्वसन तंत्र जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको पता है, पीछे मैंने कहा है कि जो बुक के पीछे मुख्य बिंदु हैं, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। बुक के पीछे की तरफ जो लिखे हुए हैं आपके मुख्य बिंदु, उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको जो है बहुचयनात्मक प्रश्न है उनको सॉल्व करना है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है उनको सॉल्व करना है, और लघुतरात्मक प्रश्न है उनको सॉल्व करना है। निबंधात्मक प्रश्नों को हम बाद में लेंगे, उसमें केवल हम वही क्वेश्चनों को लेंगे, उसमें डायग्राम होगा, यानी जो कौशल ज्ञान पर आधारित होते हैं, क्योंकि वहां हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हमें जो आपको क्वेश्चंस बताएं उनको जरूर सबको एक बार करना है, और वो यहीं से उसमें से आंसर आपको मिलेंगे। लगभग सभी को मैंने बीच में आपसे डिस्कस किया है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ में आप लगातार इसके नोट्स बनाइए, और इसकी पीडीएफ आपको बताया अब उसमें मिल जाएगी आपको उसके साथ में नोट्स की। तो यहाँ हम आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस समय पॉजिटिव जो है अपने आप को बनाए रखें, अपनी डाइट को बनाए रखें, खुश रहें, और ज्यादा समय दें पढ़ाई के लिए, और आगे का जो लक्ष्य है हमारा उसको हमेशा ध्यान रखें। नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव धारणाओं से, और जिसे हम कहते हैं लगातार जो नेगेटिव सूचनाएं, न्यूज हमारे को मिलती है इधर उधर से, उन पर ध्यान नहीं दें, केवल सकारात्मक बात करें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, ठीक है, अच्छा शुद्ध जो है भोजन लें, अपनी जो है स्वच्छता का ध्यान रखें, लगातार बीच बीच में हाथ धोते रहें, और अपने आप को सैनिटाइज रखें, और इसी तरह से आप अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास जो है ध्यान रखें, लोगों को जागरूक रखिए, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को सही रखें, न सिर्फ हम अपने आप को बल्कि अपनी फैमिली में कोई भी जो है सभी को आप इस तरह से जागरूक रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, नए उसके साथ में। धन्यवाद।